कि किस तरह से बना है। उसी में हम लोगों ने वेरिएबल्स गैस देखा कि कौन कौन से थे। उसी में एक है आपका एरोसोल्स या एरोसोल, जिसको पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। अक्सर आप लोग जब आते हैं तो देखते हैं टेलीविज़न वगैरह पे कि आपको पता चलता रहता है कि कहाँ की पॉल्यूशन किस तरह से है, तो खास करके उसमें पार्टिकुलेट मैटर बताया जाता है कि दिल्ली में कितना है, कौन से शहर में कितना है। तो खास करके तो नॉर्मल जो कॉमन इंसान है उसको यही समझ में आता है कि ये पार्टिकुलेट मैटर का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो पॉल्यूशन के पर्याय हैं। लेकिन ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो मानव निर्मित होता है, जैसे कि गाड़ी से, बायोमास जलाने से, इस तरह से जो धुआं निकलता है। जैसे कि दिवाली में हम लोग देखते हैं कि पटाखे छोड़ने से आपका पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जो होता है आप देखेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से भी होता है। एक तो मानव निर्मित होता है, दूसरा आपका प्राकृतिक रूप से होता है। तो मानव निर्मित एंथ्रोपोजेनिक, और जो एरोसोल आपको प्राकृतिक में होता है वो फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप कहें तो सभी एरोसोल, यानी एरोसोल जो है वो पॉल्यूशन का पर्याय नहीं है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या एरोसोल पॉल्यूशन है, नहीं, ये एरोसोल पॉल्यूशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो तरह से, जो मानव निर्मित है वो पॉल्यूशन है, जो प्राकृतिक वाला है वो पॉल्यूशन नहीं है। और प्राकृतिक कैसे उत्पन्न होता है, तो जैसे कि समुद्र से नमक, समुद्र में जब रेत मतलब हवाएं चलती हैं और फिर वो आगे वायुमंडल में उसका नमक मिल जाता है, तो समुद्र से नमक मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो पौधे के पॉलन ग्रेन होते हैं, जो हम लोग बहुत ही सूक्ष्म पॉलन ग्रेन होते हैं, जो आपको देखेंगे पौधे का उत्सर्जन जो होगा वो भी आपको हवा में मिलेगा। तो ये सारे चीज, धूल हो गया, नमक हो गया, समुद्र का नमक, पौधे का उत्सर्जन, ये सारी चीजें जो है वो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये जो प्राकृतिक है वो काफी फायदेमंद होते हैं। क्यों फायदेमंद होते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा बादल बनता है, ये क्या है, सागर है हमारा, सागर है अर्थात समुद्र है। और समुद्र में इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है। अब ये इवोपरेशन जो होता है आगे जाके क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो कंडेंसेशन होके ही हमारा बादल बनता है। तो बादल बनने के लिए, कंडेंसेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है उसको कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, या जिसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र। तो ये आर्द्रताग्राही केंद्र जो है वो यही आपको नमक जो है इसका यूज होता है, तो वो उससे बनता है। तो ये आर्द्रताग्राही नमक मतलब जो केंद्र है वो काफी जरूरी होता है उसके लिए एरोसोल्स। तो इसीलिए एरोसोल्स को हम, सभी एरोसोल्स को हम पॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो इसीलिए एरोसोल्स जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण भी होता है। लेकिन मानव द्वारा जो निर्मित एरोसोल्स होता है, चाहे हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या जो भी जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं, तो वो आपको हानिकारक होता है। तो अब हम लोग, ये वायुमंडल का संगठन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में दो तरह के आपको गैस मिल रहे हैं। एक तो आपको परमानेंट, जो अस्थायी रूप से है, जिसका अनुपात अस्थायी रूप से 0 से लेके 80 से 100 किलोमीटर तक रहता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद लगभग 1% से कम आर्गन है। उसके बाद जो अस्थायी गैस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरी करते रहते हैं, उसमें जलवाष्प हो गया, आपको मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन जो काफी महत्वपूर्ण गैस है, और उसके बाद एरोसोल्स भी आपको वेरी करते रहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जैसे कि मैंने बताया गैस होता है, जलवाष्प होता है और एरोसोल्स होते हैं। ये तीन चीजें इसमें आपको होता है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग ये वायुमंडल का जो संगठन था वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। एक तो ये हमने बताया आपको कि ये जो हमारा वायुमंडल है ये अर्थ है हमारा, और अर्थ के ऊपर जो ये वायुमंडल है, यानी आप 0 किलोमीटर जो अर्थ का सरफेस है वहां से 600 किलोमीटर तक लगभग। तो इसमें किस तरह का था, तो जिसमें मैंने बताया कि तकरीबन आपका 100 किलोमीटर आप देख लें तो 100 किलोमीटर तक आपका लगभग एक ही समजातीय था। तो इसीलिए जो 100 किलोमीटर है इसको कहा जाता है आपको
होमोस्फीयर, ये आगे बताएंगे आपको होमोस्फीयर हेट्रोस्फीयर के बारे में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये 100 किलोमीटर में जो गैसों का संगठन होता है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसों का, तो हमने यहाँ देखा। अब आगे देखते हैं कि इसका वर्टिकल जो होता है, जिसको लंबवत या ऊर्ध्वाधर, किस तरह से हम लोग वायुमंडल को बांटते हैं। तो वायुमंडल को जो बांटते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल की संरचना। तो अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना जो मुख्यतः होती है वो टेम्परेचर के आधार पे मापा जाता है, यानी जो टेम्परेचर हमारा वेरी करता रहता है उसके आधार पे वायुमंडल की संरचना हम तय की जाती है। तो इसको अगर हम देखें, वायुमंडल की संरचना की बात अगर करें तो आमतौर पर इसकी लंबवत संरचना को परतों में बांटा गया है, और ये परतों के भीतर तापमान जो होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में परिवर्तन होता है। यानी अक्सर इसी परिवर्तन, जो जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उस हिसाब से हम उसके परत को बांटते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और इस पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो अब पहला लेयर में हम लोग जाएंगे ऊपर तो तापमान कमेगा, दूसरा लेयर में जाएंगे तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जिस लेयर में तापमान का जिस तरह से बिहेव होता है उसके अनुसार हम लोग इसको बांटते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, हमारे पृथ्वी के डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, कि हमारे वायुमंडल का किस तरह से लेयर है, और उसमें देखेंगे कौन से लेयर की क्या खासियत है। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो मुख्यतः हम देखते हैं तो वायुमंडल को हम लोग अर्थ के सरफेस से लेके ऊपर जहाँ तक स्पेस का और अर्थ का होता है उसको हम लोग सीमा होता है वहाँ तक का जो हम लोग देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो टोटल अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में 5 परत होता है। तो ये 5 परत कौन कौन से हैं इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो ये 5 परत, तो ये लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर या पृथ्वी के वायुमंडल की परतें, यानी कैसे कैसे कौन सी परतें होती है उसके बारे में हम लोग जाने। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहते हैं समताप मंडल। तीसरा होता है मीजोस्फेयर, जिसको कहते हैं मध्य मंडल। और चौथा होता है थर्मोस्फेयर, जिसको कहते हैं हम लोग ताप मंडल। और पांचवा होता है एक्सोस्फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं बहिर्मंडल। तो ये हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे नीचे वाला परत होता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ताप मंडल होता है और ब्राह्मण मंडल होता है। इसका हम अभी फिगर देखेंगे और उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी यहां सामने आपको आए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये देख रहे हैं हमारी पृथ्वी है, और जैसा कि मैंने बताया जो भी लेयर है वो यहीं पे। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो यहाँ सबसे ज्यादा घना, ये सबसे ज्यादा घना क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा घना क्षेत्र है कहाँ, पृथ्वी के सरफेस पे। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे स्पेस तक 600 किलोमीटर तक, तो वो पृथ्वी का डिफरेंट डिफरेंट आपको लेयर दिखाई देगा। तो पहला लेयर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। ये जो होता है ये 8 से 16 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। यानी हम देखेंगे तो ये पृथ्वी के ध्रुव पे देखेंगे तो 8 किलोमीटर होगा, और इक्वेटर पे देखेंगे तो ये आपको 16 किलोमीटर तक होगा। इसके बाद दूसरा लेयर जो होता है ठीक इसके बाद वाला होता है, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, जस्ट उसके बाद वाला लेयर। तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, या जिसको कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। ये 10 किलोमीटर से शुरू होता है और ऊपर आप जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक आपको ये होगा, ये आपका होगा स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। जब आप 50 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तब आपको मिलेगा मध्य मंडल।
ये मध्य मंडल मिलेगा आपको। तो मध्य मंडल आपको 50 से 80 किलोमीटर, तो ये देखिए ये आपको मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर में आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसके बाद आपको मिलता है ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। तो ये जो होगा सबसे ऊपरी परत आप देखेंगे तो ये थर्मोस्फीयर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर थर्मोस्फीयर कहलाए, ये क्या कहलाए, थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। अब देखेंगे इसके बाद तो ये यहां से यहां 600 किलोमीटर। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाला बाउंड्री और पांचवा जो होगा वो होगा आपको एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। अब इसको हम इस तरह से देखें तो सबसे नीचे ये जो 8 से आप देखें तो 16 किलोमीटर, तो जो इक्वेटर पे आप देखेंगे तो ये आपको 16 किलोमीटर होगा। उसी तरह से अगर इसी को हम ध्रुव पे देखेंगे तो ये 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर होगा। अब ये जो है ये बाउंड्री यानी स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को कहते हैं आपको ट्रोपोपाउस, ठीक है। ट्रोपोपाउस कहते हैं। तो ट्रोपोपाउस क्या होता है, आपको क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपाउस कहते हैं। उसी तरह जब हम लोग समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को देखते हैं, ये वाला सीमा, ये क्या है, समताप मंडल, और ये क्या है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपाउस। तो स्ट्रेटोपाउस क्या होता है, स्ट्रेटोपाउस जो होता है वो आपको मध्य मंडल और समताप मंडल की सीमा, उसको स्ट्रेटोपाउस कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हम लोग आते हैं तो आपको यहां दिखाई देगा कि यह मध्य मंडल है और ये आपको ताप मंडल है यानी थर्मोस्फीयर है। तो थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल के बीच की सीमा, ये बीच की सीमा होती है, तो इसको कहते हैं मेसोपाउस। इसको क्या कहते हैं, मेसोपाउस। तो ये सब डिफरेंट बाउंड्री है। जैसे आप लेयर पढ़ते हैं तो कभी कभी आपसे बाउंड्री पूछ दिया जाता है कि मेसोपाउस असल होता क्या है कि यहां तक जो एक्टिविटीज थी, ये जो 16 किलोमीटर या यहां 8 किलोमीटर आप देखते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज थी यहां क्या था कि आप सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका घटना शुरू हो जाएगा। जब यहां जाएंगे मेसोपाउस पे तो -50 डिग्री तक हो जाता है, -50 डिग्री सी तक हो जाता है यहां का टेम्परेचर, और यहां आपको तकरीबन, लेकिन जैसे फिर ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये आपका डिफरेंट लेयर था। तो ये 5 लेयर है। अब इस पांचों लेयर को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये लेयर की क्या खासियत है, और उसके बाद हम लोग इसके अतिरिक्त जो लेयर है जैसे कि होमोस्फीयर है, हेट्रोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, उसके बारे में भी देखेंगे कि आयनोस्फीयर कहां से कहां तक होता है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं और इसके बाद हम लोग एक एक करके ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो अभी मैंने आपको डिफरेंट लेयर दिखाया था वही आपका यहाँ पे है। इसको भी अगर हम फिगर में एक साथ देख लें तो ये बहुत ही क्लियर है। तो इसमें असल है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर किस तरह से चेंजेज होता है आप देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था पहला लेयर जो है आपका, पहला लेयर क्या है, वह है ट्रोपोस्फीयर। ये वाला ट्रोपोस्फीयर क्या है, क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल है। अब ये क्षोभ मंडल के ऊपर एक सीमा होती है, जैसे कि मैंने बताया ट्रोपोपाउस। अब ट्रोपोपाउस से जब ऊपर जाएंगे तो यहां तक क्या था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहा है। देखिए टेम्परेचर घटता जा रहा है, यानी इधर निगेटिव में है और इधर देखेंगे तो पॉजिटिव में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर घटेगा, और जब यहां आएंगे जो मैंने बताया था कहां, ट्रोपोपाउस पे, तो यहां -50 के आसपास हो जाएगा। ये देखिए, तो उसके ऊपर जब जाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहां, 20 से 30 किलोमीटर के सबसे ज्यादा आपको लगेगा टेम्परेचर। क्यों लगेगा? क्योंकि 20 से 30 किलोमीटर में ही आपका ओजोन लेयर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर कितने किलोमीटर पे है, जैसे तो आप बताएंगे 20 से 30 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कितना कंसंट्रेशन होता है तो आप देखेंगे तो ये तकरीबन 15 ppm होता है, यानी 15 ppm इसका कंसंट्रेशन होता है, यानी कि इसकी सांद्रता होती है, एकाग्रता होती है। अब इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो ट्रोपोस्फीयर के बाद तो स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की महत्वपूर्ण चीज थी कि इसमें ओजोन लेयर आपका पाया गया। अब स्ट्रेटोस्फीयर से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ स्ट्रेटोपाउस मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यानी 50 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया था ये किलोमीटर है, ये इधर माइल्स दिया हुआ है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फीयर है। अब मेसोस्फीयर में क्या होगा कि आपको टेम्परेचर फिर घटेगा ऐसे यहाँ तक, थर्मोस्फीयर तक, यहां तक जाएगा जब तक के मेसोपाउस हम लोग जाएंगे तो मेसोपाउस तक। अब मेसोपाउस के बाद क्या होगा, क्योंकि यहां ये होता है ऑरा जिसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न लाइट, तो ये कभी कभी ध्रुव से आपको दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि काफी हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। वो अक्सर वायुमंडल के जो कण होते हैं उसमें चार्ज इतने होते हैं ये, और ये एरिया ये आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर है। अगर आप ऊपर तक चले जाएं 500 किलोमीटर तक चले जाएं, ये तो 140 तक ही है। लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि 80 किलोमीटर 100 से आप ऊपर जब जाइएगा तो इतनी तेजी से ये बढ़ेगा कि ऊपर का टेम्परेचर जो होगा, जो मतलब 600 किलोमीटर के ऊपर का आपका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा। तो जब भी कोई अंतरिक्ष यान इस अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष और अर्थ के बीच में ये सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इसको कैसे वैज्ञानिक हल करे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है वैज्ञानिक के लिए। इसमें हल्की सी भी चूक, मतलब समझिए ये 1500 डिग्री पे आपके यान को भस्म कर देगा, जला देगा। और यही है कि कल्पना चावला वाला जो एक्सीडेंट हुआ था, यही हुआ था कि उसके टाइल्स लीक कर गए थे, और जैसे लीक किए तो जैसे ही आपको थर्मोस्फीयर के अंदर इंटर होने लगा स्पेस से, पूरी तरह से जल के राख हो गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका एक डिफरेंट ये है। अब एक एक चीज पे हम लोग इस पे वर्णन इसका करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जैसा कि मैंने बताया ये सबसे निम्न और पतली परत है। जैसा कि कितनों ही ज्यादा आप बड़ा कर ले तो 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, कुछ बुक में आपको मिलेगा 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, और मिनिमम कर ले तो 8 किलोमीटर ध्रुव पे। तो ये सबसे पतली परत है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर जैसे कि मैंने बताया, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। यानी अगर हम इस तरह से इसको देखें, इस तरह से देखें तो ये अर्थ है, तो ये देखें तो इस तरह से आपको, यानी यहां आपको ये दूरी 16 किलोमीटर है, और यहां पे आपको ध्रुव पे नॉर्थ पोल मान लें और ये साउथ पोल मान लें, तो यहां पे आपका 8 किलोमीटर है।
क्यों है? ये तो है, ये आप लोग पढ़ते ही हैं, हर बुक में दिखा हुआ, लेकिन कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते, जैसे कि मैंने बताया, अगर यूपीएससी आप गए और वहां आपसे पूछ दिया गया कि ऐसा क्यों है, तब आप जवाब देंगे, इसका आंसर करेंगे कि चूंकि यहां सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है और गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड कर जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां 10 मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये 9 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, ये 9 मॉलिक्यूल्स है, और इसी तरह का 9 मॉलिक्यूल्स आपको ध्रुव पे है तो 9 मॉलिक्यूल्स यहां भी और है 9 मॉलिक्यूल्स यहां भी, लेकिन क्या है, यहां दूर दूर हटा हुआ। क्यों हटा हुआ? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जानते हैं कि एक्सपेंड करता है हीट की वजह से, और यहां आपका कम हुआ। तो अब ये देखिए, इससे बड़ा, ये छोटा है, तो इसीलिए ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होता है, और इक्वेटर पे आप देखेंगे तो 16 किलोमीटर ये होता है क्षोभ मंडल। तो ये इसके कारण है। अगर कोई कारण पूछ दे तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं क्यों है। अब आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसी में। तो यह वायुमंडल का जो मास है, जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल, उसका 90% हिस्सा इसी में होता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारी मौसमी गतिविधि होती है, चाहे वायुमंडल में सर्कुलेशन आप देख लें, चाहे वर्षा देख लें, ये सारी चीज जो डिपेंड करती है, ये क्षोभ मंडल में करती है। तो क्षोभ मंडल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे वायुमंडल का 90% भाग ये लेता है। उसी तरह से देखेंगे तो तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। अब कितना घटता है? तो जब हम 1 किलोमीटर ऊंचा जाते हैं तो ये तकरीबन आपको 6 डिग्री सेल्सियस कमता है। यानी 1 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो ये 6 डिग्री, ये आपको 6 डिग्री सेल्सियस कमेगा, 6 डिग्री सेल्सियस कमेगा। यानी आप यहां हैं तो यहां अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है सी में, दिल्ली में आप कहीं पे खड़े हैं और ठीक कोई 1 किलोमीटर ऊंचा बिल्डिंग बना ले, तो वहां का टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये आपको 4 डिग्री सी हो जाएगा। 4 डिग्री से 6 डिग्री कमी होती है। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा आपसे कि ये टेम्परेचर जो कमी हो रही है उसके क्या कारण है। तो इसका कारण एकदम साधारण है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सोलर रेडिएशन आता है, तो जब यहां आता है तो यहां नहीं गर्माता, वो सीधा पहले पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी के अंदर पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब करती है, और बाद में पृथ्वी क्या करता है तो इसको लॉन्ग वेव से करता है, लॉन्ग वेव से, इंफ्रारेड से। ठीक है, तो ये जैसे आता है तो ये आता है आपको शॉर्ट वेव और ये जाता है लॉन्ग वेव के द्वारा, और जब ये जाता है तो उसके बाद गर्म, तो इसके मतलब यहां से ज्यादा तो ये सबसे ज्यादा गर्म, फिर ये सबसे ज्यादा गर्म, ये सबसे ज्यादा गर्म। यही कारण है कि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको ठंड महसूस होती है। किसमें? ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में। तो ये हमारा क्षोभ मंडल था। आगे इसमें और देखेंगे, और इसकी सीमा की बात तो हमने की ही थी आप लोगों से, तो चलिए वो भी देख लेते। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सारी मौसमी गतिविधि जो होती है, जो वेदर सिस्टम होता है, वो सब इसी मंडल में होता है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही होता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखें इसका, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपाउज। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल की सीमा को ट्रोपोपाउस कहते हैं, यानी इसकी सीमा को ट्रोपोपाउस कहते हैं। अगर कभी आपसे सीमा की बात की जाए तो आप बताएंगे कि इसके सीमा को ट्रोपोपाउस कहते हैं। चलिए हम लोग इसके
आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसका ट्रोपोपॉज के बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमने आपको बताया था। तो इसके बाद हम लोग इससे ऊपर चले, तो ये डिफरेंट हम लोगों ने परत देखी थी। तो ये दोनों की सीमा है, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है। अब यहां देखिए, आपको साफ दिखाई देगा कि सारी मौसमी गतिविधि जो होती है, ये सारी मौसमी गतिविधि, ये देखिए बादल लगा हुआ है, जितने भी बादल एक्टिविटीज है ये सारी चीजें यहाँ होगी। और ये एकदम पूरा नीला आकाश और काफी साफ दिखाई देगा समताप मंडल। यानी समताप मंडल में बहुत ही हल्के हल्के बादल आपको नजर आएंगे और ये काफी आप देखेंगे। और ये दिल्ली के ऊपर का ही फिगर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जुलाई का फिगर है, ये जुलाई का फिगर है जो मैंने लिया था। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लियर है कि ये आपको साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है सीमा। तो ये जो सीमा है यानी स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, यही आपका ट्रोपोपॉज कहलाता है। और जो अक्सर ये आप लोग को पूछा जाएगा, तो अक्सर कमर्शियल प्लेन जो है, जो जिस प्लेन से हम लोग हवाई यात्रा करते हैं, तो वो इसी में चलता है। तो बेसिकली जो प्लेन होता है उसको लैंडिंग और टेक ऑफ में ही दिक्कत होता है, उसके बाद इस लेयर में चला आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सारी मौसमी गतिविधि तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी सीमा पे वो आ जाता है और वो अपनी एक्टिविटीज करता है। तो ये आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो होगा वो हम देखेंगे समताप मंडल, या जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की बात अगर हम लोग करें। तो चलिए स्ट्रेटोस्फीयर की बात हम लोग करते। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। तो ये समताप मंडल, तो समताप मंडल जस्ट हम लोग ऊपर जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर से समताप मंडल की शुरुआत हो जाती है, वहां से उसका प्रारंभ होता है। तो 10 किलोमीटर में देखेंगे तो सतह से 10 किलोमीटर से जाएंगे और 50 किलोमीटर तक आपको ये मिलेगा, आपको समताप। तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। ये कम घना होता है, थोड़ा सा आपका जलवाष्प मिल सकता है और आपको थोड़ा हल्का हल्का बादल हो सकता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और ये लगभग इसमें कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, यानी जो वेदर एक्टिविटीज है वो लगभग नहीं के बराबर होती है। हाँ, हालांकि कुछ बादल जिसको हम लोग कोमुलो निम्बस बादल कहते हैं या कपासी वर्षी मेघ कहते हैं, तो कपासी वर्षी मेघ जो है चूंकि वो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है तो वो इस तरह से बनता है, आप देखेंगे इस तरह से। तो ये आपका ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभ मंडल, और ये स्ट्रेटोस्फीयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ा सा ये बादल आपको दिखाई देगा। तो ये बादल कभी कभार बनता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है कि कोई मौसम संबंधी घटना इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे कि मैंने बताया ओजोन परत आपको 20 से 30 किलोमीटर तक होता है। तो समताप मंडल का सबसे महत्वपूर्ण खासियत है इसमें ओजोन परत है, जो हानिकारक यूवी रेज को हम पर आने से बचाता है। और इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज, यानी स्ट्रेटोपॉज का मतलब यह हो गया कि वो स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर अर्थात समताप मंडल और मध्य मंडल की बीच की सीमाएं हैं, वो हम लोग कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। तो ये सारी चीजें हैं आपका समताप मंडल के विषय में। अब हम लोग आगे जाएंगे तो समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल आपका 50 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और तकरीबन 80 किलोमीटर तक जाता है, और लगभग जितनी भी हमारी गैसें होती हैं वो तकरीबन यही 80 किलोमीटर तक ही कंसंट्रेशन पाया जाता है। नॉर्मल जो
हमारे पास जो गैस है, जो हमारा वायुमंडल का संगठन जो हम लोगों ने देखा था इस बार कि उसका कंपोजिशन क्या है, तो वो कंपोजिशन आपको मिलेगा यही लेवल पे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जैसा कि मैंने बताया 50 से 80 किलोमीटर पे शुरू होता है। तो 50 से 80 किलोमीटर तक ये मीजोस्फीयर होगा आपका। तो तकरीबन आप देखेंगे तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक होगा। गैस बहुत कम घना होगा, यहां आपको उतना गैस मिलेगा ही नहीं, काफी कम घना होगा, काफी लाइट गैस होगा। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान यहां फिर घटेगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान यहां घटेगा। और परत में देखेंगे कि गैसों द्वारा बहुत कम ही, क्योंकि इस परत में गैस बहुत कम रहता है, तो इसके अंदर यूवी किरण जो है वो भी बहुत ही कम अवशोषित होता है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरण या परावैंगनी किरणें जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही कम अवशोषित होगा। और फिर इसकी सीमा को हम लोग मेसोपॉज कहेंगे, अर्थात मेसोपॉज जो हुआ वो आपको थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की सीमा, यानी 80 किलोमीटर के ऊपर। तो मेसोपॉज 80 किलोमीटर, स्ट्रेटोपॉज 50 किलोमीटर, ट्रोपोपॉज 10 किलोमीटर। ये हमेशा याद रखें, कभी इस तरह से भी मिलाने के लिए पूछ देगा आपसे, वो लेयर ना दे करके आपको उसकी सीमा पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं ताप मंडल। इसके बाद वाला हिस्सा देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं तापमंडल। अब 80 किलोमीटर के बाद जैसा कि मैंने बताया कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेस से आता है वो वहाँ चार्ज पार्टिकल के रूप में चारों तरफ फैले हुए होते हैं। तो इसीलिए जब इस लेवल पे हम लोग जाते हैं तो ताप तेजी से बढ़ता है। तो इसीलिए ये मध्य मंडल के ऊपर, अब मध्य मंडल में आपने देखा कि अगर ये मेसोपॉज से आप ऊपर जाएंगे, यानी मेसोपॉज कहाँ है 50 किलोमीटर। अब इससे ऊपर जाएंगे, ये 80 किलोमीटर पे है मेसोपॉज। अब 80 किलोमीटर से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर में आपको एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर तो ऊपर जाएंगे तो काफी तेजी से आपका ताप बढ़ेगा। और ये तकरीबन आप देखेंगे कि इतनी तेजी से बढ़ेगा कि यहाँ का टेम्परेचर अगर आप करेंगे तो 1500 डिग्री सी आपका होगा, यानी ठीक उतना ही टेम्परेचर होगा जितना हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा सोलर सिस्टम में जो सूरज का सन स्पॉट होता है उसका टेम्परेचर भी 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखिए उसी तरह से ये क्या होता है कि आसानी से सौर विकिरण को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आता है तो यहाँ आसानी से अवशोषित हो जाता है, इसलिए इतना ज्यादा आपको गर्म होता है। और तापमान जैसे कि बताया कि इतना 1500 डिग्री सेल्सियस तक उच्च हो सकता है। और यहीं पे आपका रेडियो तरंगे परिवर्तित करता है। रेडियो वेव्स जो होता है वो रेडियो वेव्स आपको इसी मंडल में आता है। इसी को आयोनोस्फीयर भी आगे हम लोग देखेंगे कि आयोनोस्फीयर 80 किलोमीटर से लेके आपको 600 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर भी यही रेंज में होता है। तो हम देखेंगे आयोनोस्फीयर का भी कई परत होता है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका ताप मंडल, ताप मंडल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ताप मंडल के बाद एक्सोस्फीयर या जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि वो 600 किलोमीटर के बाद होता है, वो स्पेस की सीमा होती है। तो वो उसके बाद स्पेस हमारा शुरू हो जाता है और वो काफ़ी दूर तक आप जहाँ तक जाए पूरा स्पेस ही स्पेस है। तो एक्सोस्फीयर आपका टोटल आपका वही है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा है। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा आपका एक्सोस्फीयर या ब्रह्मंडल या जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें परमाणु और अणु अंतरिक्ष में आ जा सकते हैं। यानी इस लेवल पे ऐसा होता है कि काफ़ी हाइड्रोजन, हीलियम ये सारे रहते हैं, ये ऐसे इधर जा रहे हैं, फिर इधर से इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर स्पेस में जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं स्पेस में
जैसे कि मैंने आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी जो बताया था, तो स्पेस में क्या हाइड्रोजन और हीलियम है, यानी स्पेस का 92% हाइड्रोजन, 8% हीलियम, बाकी सब नेग्लिजिबल है, 0 के लगभग है। तो जब हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो इसीलिए ये देखेंगे तो यहाँ इस तरह से होता है। तो ये जो सीमा है समझिए वो सीमा आपका एक जो स्फीयर है, उसके बाद आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो ये था, ये जो मैंने बताया ये पांचों लेयर, ये पांचों लेयर किस आधार पे हमने किया था डिवाइड, या वैज्ञानिक किस आधार पे करते हैं, ये पांचों लेयर का आधार आपका है टेम्परेचर, यानी जिस तरह से टेम्परेचर जहां शुरुआत किया तो घट रहा था, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर का बिहेव हो रहा था इस तरह से इन्होंने इस लेयर को बांटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मंडल ऐसे होते हैं, जैसे कि बताया होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर की बात अगर हम लोगों ने की तो उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो होमोस्फीयर क्या होता है, हेट्रोस्फीयर क्या होता है। तो अक्सर जैसे कि नॉर्मल होता क्या है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो करता क्या है, क्योंकि कंपटीशन में मेन काम होता है आपको वो छांटना, यानी आपको अलग कर देना, तो आपको थोड़ी सी जानकारी बियॉन्ड रखना पड़ता है। अगर आप बियॉन्ड रखेंगे तब आप आसानी से कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, तो होमोस्फीयर जो होता है वो देखेंगे हम लोग कि होमोस्फीयर जो होता है वो इस मंडल में वायुमंडलीय गैस है आपस में टकराती रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन वगैरह, यानी यहाँ क्या था कि वायुमंडलीय स्पेस में चला गया उसके आगे, या जो रेडियो वेव्स वगैरह था। लेकिन 100 किलोमीटर के अंदर क्या होता है कि जो वायुमंडलीय गैस है आपस में टकराती रहती है, सारा सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारा वायुमंडल का, जो हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये आपको सतह से 80 से 100 किलोमीटर तक होता है हेट्रोस्फीयर, होमोस्फीयर। अब इस होमोस्फीयर की खासियत ये होगी कि आप जब सतह से यानी 0 से लेकर 80 से 100 किलोमीटर तक आप जाएंगे और उसका अनुपात देखेंगे गैस का, तो उसमें आपको 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन पाए जाएंगे मोटे तौर पर। तो ये आपको बना रहेगा। लेकिन इसके बाद हेट्रोस्फीयर आता है, ये आपका हो गया होमोस्फीयर, और ये आपका हेट्रो। अब हेट्रोस्फीयर जो होता है लगभग आप 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर से जितना चले जाएं, ऊपर से लेके 600 किलोमीटर तक, तो ये 600 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 500 किलोमीटर, यानी जहां से स्पेस शुरू होता है वहां तक आपका पूरा का पूरा हेट्रोस्फीयर कहलाता है। अब इस हेट्रोस्फीयर में देखेंगे तो ये बहुत ही कम घनत्व वाला होता है, यहां गैसों का टकराव बहुत ही कम होता है। मतलब देखिए जैसे कि टकराव कैसे होगा, जैसे कि देखिए एक ये आप डिब्बा ले और ये एक दूसरा डिब्बा ये ले ले, ठीक है, एक जगह यहां भी आदमी है, यहां भी आदमी, यहां भी आदमी, यहां भी आदमी, यहां भी आदमी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, आप देख ले कि इस तरह से, तो क्या होगा कि जब भीड़ होगा तो आप में धक्का मुक्की लगेगा, डिफिकल्टी लगेगा। आप भीड़ में जाते हैं तो लगता ही आप कितनों भी बचा लें आप टकरा ही जाते हैं। मुखर्जी नगर से ही आप निकलते हैं तो कितनी भीड़ रहती है। उसी तरह से जहां भीड़ नहीं हो, एक यहाँ है, 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 तो आप इतना दूर है कि वो टकराएगा ही नहीं आपस में। तो इस तरह से जो हेट्रोस्फीयर होता है, जैसे कि मैंने बताया 100 से ऊपर आप जाएंगे तो उसके कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो नहीं टकराते तो सर्कुलेशन नहीं हो पाता, वो वही इस टाइप पे रहते हैं इस तरह से। तो ये आपका होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर की खासियत है। तो इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये आपको बहुत ही हल्की गैसें रहती हैं जो ऊपर तैरती रहती हैं, इसमें किसमें, हेट्रोस्फीयर में। तो इसी का आप आगे देखेंगे इसको।
तो ये देखिए, इसमें होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर को इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से समझिए, यहाँ पे ये होमोस्फीयर, आप इसको समझे होमोस्फीयर। तो होमोस्फीयर में क्या है, वायुमंडल में ये लगातार सक्रिय होता है। कौन सा मंडल सक्रिय होता है, होमोस्फीयर। और होमोस्फीयर जो वायुमंडलीय गतिविधि है यही होती है, यानी जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है वो होमोस्फीयर में ही होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि हम होमोस्फीयर को संक्षेप में संपूर्ण वायुमंडल कह सकते हैं। तो आपसे कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन, जो मैंने अनुभव किया है, बहुत सारी जगह देखा है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ऐसा टफ होता है कि बहुत सारे कोचिंग्स वाले उसका हल नहीं निकाल पाते हैं। तो उसमें उसका मेन रीजन यही होता है कि आप उसको ढंग से देखते नहीं हैं और करंट से मिलाते नहीं हैं। तो होता क्या है कि आप जैसे देखिए होमोस्फीयर हेट्रोस्फीयर की बात करें तो आपको पता है कि किस मंडल को संपूर्ण वायुमंडल माना जाता है। अब उसमें आपको होमोस्फीयर दे देगा, हेट्रोस्फीयर दे देगा, आयोनोस्फीयर दे देगा, ट्रोपोस्फीयर दे देगा, स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा, तो आप फिर क्या करेंगे? तो वहां आप जवाब देंगे कि नहीं, ये होमोस्फीयर है। यानी होमोस्फीयर को संपूर्ण वायुमंडल माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जो भी सारी वो मौसमी की एक्टिविटी होती है, एक तो 90% द्रव्यमान मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में होता है, लेकिन जैसे क्षोभ मंडल से आप ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 80 किलोमीटर तक, यानी जहां तक आपका मध्य मंडल रहता है, वो सारी चीजें सक्रिय होती हैं। तो इसीलिए इसको अब इसके बाद अप टू यानी 80 किलोमीटर अगर मान लें तो 80 किलोमीटर से अप टू 500 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ हल्के गैसों का प्रभुत्व है, जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये आपका होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर हुआ। इसके बाद एक और ही बहुत महत्वपूर्ण मंडल है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आयन मंडल। तो हम लोग देखेंगे आयन मंडल किसको कहा जाता है, तो वो भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। अब हम लोग आयन मंडल की बात करते हैं। तो हम लोग आयन मंडल की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयन मंडल लगभग जिस तरह से हम लोगों ने थर्मोस्फीयर बताया था कि वहाँ हाई एनर्जी पार्टिकल्स टकराता रहता है और जिससे आपको नॉर्दर्न लाइट वगैरह आप देखते हैं, चूंकि ध्रुव पे आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयन मंडल जो होता है वो तकरीबन आप देखेंगे 80 किलोमीटर से ऊपर संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। और यहाँ जैसे मैंने बताया था कि कॉस्मिक रेज यानी ब्रह्मांडीय किरणें और सूर्य सोलर रेडिएशन, सोलर रेज जो आते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल, हम लोग देखते हैं सोलर विंड। तो ये सोलर विंड जो आता है और जो स्पेस से आता है, स्पेस में भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो गामा रेज करता है, एक्स रेज करता है, जैसे कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन, तो वो एक्सरे के आधार पे आपको अनुमान लगाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये ऊर्जा के कारण क्या होता है, अब ये जो उच्च ऊर्जा होता है इसके कारण काफी आवेशित कण पाए जाते हैं, यानी इतने चार्ज पार्टिकल होते हैं, इतने आवेशित कण होते हैं कि काफी गर्म होता है। इसी कारण आप चुके वो हर जगह आवेशित कण होते हैं, इसीलिए इसे आयन के रूप में रहते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है, इसीलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। अब यह रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है और खास करके जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हम देखते हैं उपग्रह प्रणाली, चाहे हम मोबाइल देखें, इंटरनेट देखें, ये सारी चीज में ये मंडल काफी महत्वपूर्ण। आप देखते हैं ना कि जितने भी सैटेलाइट आपके होते हैं वो तकरीबन यही 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर के ऊपर में स्पेस में होते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ये उपग्रह और मानवीय संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी कभी जब आप सुनते हैं कि हमारा इंटरनेट तबाह हो सकता है या बर्बाद हो सकता है, हानिकारक सोलर विंड आ रहा है, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं नासा वाला। फिर प्रिडिक्ट होने के बाद पता चलता है कि
कभी आपका इंटरनेट कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कभी रुक जाता है, तो इसका यही रीजन होता है इस क्षेत्र में आप देखेंगे। तो ये आयन मंडल जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आयन मंडल में भी कुछ परतें होती हैं, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आयन मंडल की कौन कौन सी परतें हैं। आयन मंडल की कौन कौन सी परतें हैं। तो आयन मंडल को भी आप देखेंगे तो आयन मंडल को भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में 4 परतों में हम लोग बांटते हैं। तो इसको हम लोग 4 परतों में बांटते हैं। तो इसको हम लोग 4 परतों में बांटते हैं। तो नंबर 1 में है इसका, जब 4 परत है तो एक तो डी परत है, ई परत है, F1 और F2 है। इसको भी 4 परतों में आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आयन मंडल शुरू होता है तकरीबन आप देखेंगे 50 किलोमीटर के आसपास से शुरू हो जाता है। वैसे तो 80 से आप देखते हैं, लेकिन अगर डी परत की बात करें तो ये तकरीबन 55 किलोमीटर के बाद ही आपका शुरू हो जाता है डी परत। 55 किलोमीटर के बाद ही डी परत शुरू हो जाता है। और यहां आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी मिलता है। और इसी में देखेंगे कि निम्न आवृत्ति लोअर हाई फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलता है। तो लोअर हाई फ्रीक्वेंसी पहले जमाने में जो रेडियो वेव से इसलिए कहते थे, आप सुनते ना कि मीडियम वेव पे हैं, शॉर्ट वेव पे हैं, इस तरह से आता रहता था रेडियो पे कि शॉर्ट वेव इतना पे हम बोल रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये इसी लेवल पे होता था। तो इन तरंगों को, अब ये सारे तरंग जो है, तो कभी आपसे पूछेगा कि मीडियम वेव या लोअर हाई फ्रीक्वेंसी कौन से परत में परिवर्तित किए जाते हैं, तब आप कहेंगे डी परत पे। किसका? आयन मंडल का डी परत। उसके बाद दूसरा होता है ई परत। डी परत के बाद आपको ई परत होता है जो अधिक आयनों से युक्त होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब आप जाएंगे तो ये तकरीबन आपका यहां से शुरू होगा 55 से, लेकिन वो 80 किलोमीटर के बाद रियल में आपका आयनोस्फीयर शुरू होता है, जिसमें काफी मात्रा में आयन पाए जाते हैं। तो 80 किलोमीटर से लेके आपका 145 किलोमीटर तक ई परत आपको मिलेगा। तो ये आपको ई परत मिलेगा, आप जाएंगे तो लगभग इसकी ऊंचाई 145 किलोमीटर तक होगा। 145 किलोमीटर तक होगा। अब इस परत को, जैसे कि हमने बताया ई परत, तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो ई परत ना दे देता। तो कौन सा लेयर इसको कहते हैं? कैनली हेविसाइट लेयर। ये भी याद रखिएगा। तो इसको कैनली हेविसाइट परत के रूप में भी जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कैनली हेविसाइट लेयर। तो कैनली हेविसाइट लेयर किस परत को कहते हैं? ई परत को कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका रहा आयन मंडल के 2 परत। फिर आगे हम लोग F1 और F2 के बारे में भी देखेंगे। तो ये 145 किलोमीटर तक है, ये 55 से 80 किलोमीटर तक था। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे जाते हैं। अब इसमें 2 परत आपको मिलेंगे, F1 और F2। तो F1 जो होता है ये आप देखेंगे कि तीसरी परत है आयन मंडल का। ये क्या है? तीसरी परत। पहला D, दूसरा E, तीसरा F1 और चौथा F2। तो F1 परत यह पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो अब कहां से हो गया ये? अब आप इसको इस तरह से देखें कि 145 तक था आपका E। अब 145 से 200 किलोमीटर तक अगर आप देखेंगे तो 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे कि ये आपको मिलेगा 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको यहां पे आपको मिलेगा F1 परत। F1 परत जो है
ये कभी कभी जब जाड़े के मौसम में, जाड़े का मौसम जैसे अभी दिन है, तो यहाँ क्या होता है, ये F1 और ये F2 है। तो जब जाड़ा का मौसम होता है तो ये F1 और F2 एक हो जाता है, यानी F परत हो जाता है। लेकिन जब गर्मी के मौसम होते हैं या फिर गर्मी के मौसम होते हैं, तब ये आपको F1 और F2 साफ अलग अलग उसके दिन में आपको दिखाई देगा। लेकिन गर्मी में भी अगर रात की बात करें, क्योंकि रात में ठंडा हो जाता है, सूरज नहीं होता है, तो फिर वो F बन जाता है। ये आगे हम लोग फिगर में भी देखेंगे। तो ये आपका है F1 परत। अब हम लोग दूसरा परत जो है, चौथा लास्ट और चौथा परत जो है वो है F2 परत, F2 परत। और अंत में ये होता है, ये तकरीबन आप देखेंगे कि 240-300 किलोमीटर के मध्य आप देखेंगे तो 200, जैसे हमने बताया था कि 200 तक है, 240 तक उसका प्रभाव है F1 का। लेकिन उसके ऊपर जब जाते हैं 240 के ऊपर, तो 320 किलोमीटर तक आपको F2 परत ही होता है। और ये F2 परत जो है, इसको एपल्टन परत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ई परत पूछा जाए तो आपको हो सकता है ई परत ना दे, तो वो तब आप मारेंगे वहां चॉइस केनली हेविसाइड लेयर, तो केनली हेविसाइड लेयर दे सकता है। या दूसरे तरह से ये घुमा के पूछ सकता है, केनली हेविसाइड लेयर किस परत को कहते हैं वायुमंडल में, आपको दे देगा ई परत, एफ परत, डी परत, ये दे सकता है। तो इस तरह से आप वहां आप नन ऑफ दी एबव इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से आपको तैयार रहना होगा। उसी तरह से ये इसलिए दिया था एपल्टन, क्योंकि इसको ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट थे, जो भौतिक वैज्ञानिक थे, वो बेसिकली उनका नाम था सर एडवर्ड विक्टर एपल्टन। सर एडवर्ड विक्टर एपल्टन, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा। उन्होंने देखा कि ऐसा है कि गर्मी में ये साफ अलग हो जाता है, F1 दो भागों में बट जाता है। एक क्या होता है F1 और फिर F2। तो F2 जो है वो इसके नाम से था, तो इसीलिए ये F2 परत है। अब इसको सिंपल भाषा में हम लोग देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ये है ये जो है आपका ये लेयर है, आप देखेंगे F1 और F2, या ये जो रीजन है ये इस तरह से देखें, ये हमारा अर्थ है। और यहां से आपका ये तकरीबन, जैसे मैंने बताया, ये 90 किलोमीटर है, और यहां से बेसिकली 80 के पास से शुरू होता है, और 80 से ऊपर आप जितना जाएंगे किलोमीटर में, वो आपको आयनोस्फीयर है, यानी आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है। अब ये आयन मंडल में एक तो सोलर रेडिएशन आता है, एक आपका कॉस्मिक वेव्स का भी आता है, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल होता है। अब इसमें दिन में देखेंगे तो दिन में आपका F2 और F1 ये आपको आता रहता है, फिर ये E रीजन आ जाता है, और ये फिर D रीजन आ जाता है। तो अब देखें इस तरह से, तो D रीजन का है 55 किलोमीटर तक है, 55 से 80 तक है। अब ये देखेंगे तो आप 80 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ई रीजन शुरू हो जाता है। जैसे डी रीजन 55 से यहां से शुरू हुआ, और उसके बाद आप देखें ई रीजन, तो ई रीजन आपका हो जाएगा 80 से 140 किलोमीटर तक हो जाएगा। अब F1 हो जाएगा आपका 140 से 240 तक, और ये F2 हो जाएगा 240 से बियॉन्ड, आप जो भी आप जाए। तो इस तरह से आपका जो आयनोस्फीयर होता है वो, तो ये दिन की बात अगर हम करें तो इस तरह से आपका होगा, इस तरह से आपको डिफरेंट लेयर आपको दिखाई देगा अर्थ। और अगर हम रात की बात करें तो रात में जैसे मैंने बताया कि ये F रीजन जो है वो कंजर्व कर जाता है, एक साथ मिल जाता है, और यहां भी देखेंगे तो ये आपको इस तरह से ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयन मंडल, यानी लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, यानी आयनोस्फीयर के लेयर जो चार हमने बताया, ये चारों परत है, D, E, F1 और F2। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और
इसी तरह से अब पूरी अगर वायुमंडल को हम एक समराइज तरीके से देखें, पूरी तरह से समराइज तरीके से देखें, तो अब आप इस तरह से देखें तो ये एक साथ पूरे वायुमंडल को एक्सप्लेन करने वाला फिगर्स है। ये आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये एक्सप्लेन आपको नजर आ जाएगा। इस तरह से आप देखें, ये देखें, ये जितने भी वायुमंडल के भाग हमने आपको पढ़ाए हैं वो सारा इसी में आपको मिलेगा। ये आपको किलोमीटर में एल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई, ये माइल्स में दिया हुआ है तो आपको किलोमीटर में देखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री है, इधर प्लस है और इधर माइनस में, ठीक है। तो अब आप देखें इसका टेम्परेचर कैसे वेरिएशन होता है। यहां से देखें तो ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मीजोस्फीयर है, और यहां से यानी यहां से 80 से शुरू हुआ और ये आपका 500 किलोमीटर तक आपको जाएंगे तो ये थर्मोस्फीयर है। अब ये थर्मोस्फीयर और ये जो मीजोस्फीयर तक है, तो अब यहां देखिए मीजोस्फीयर का ये जो था 80 किलोमीटर वाला भाग, ये वाला, ये क्या है, ये 80 किलोमीटर वाला भाग जो है वो आपको होमोस्फीयर है, और इससे ऊपर जितना भी आप जा रहे हैं वो आपको हेट्रोस्फीयर है। तो ये आपका हो गया होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ये ट्रेडिशनल, ये टेम्परेचर के आधार पे हमने बांटा। उसके बाद ये है एक्टिव सन एवरेज, ये सन का रेज जो आ रहा है वो आपको दिखा रहा है किस तरह से गर्मी हो रहा है। अब ये हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर। अब यहां से शुरू हुआ, यहां से ही आयन मंडल, तो ये आयनोस्फीयर हो गया। अब आयन मंडल में भी हमने माना डी परत, ई परत, F2 और F1। तो ये सारा एक ही साथ आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा आसानी से कि हमारे वायुमंडल की संरचना किस तरह से है, हमारा वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से हम अपने वायुमंडल को देखते हैं। तो चलिए, ये वायुमंडल का था हमारा कि इसमें हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होगा यही क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है, जो हमने देखा कि किस तरह से कहाँ कहाँ गर्मी होता है। तो ये बेसिकली ये सारा खेल, ये सारा क्या कर रहा है, हमारा सोलर सिस्टम का सूरज कर रहा है। यानी जो हम गर्मी यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी गर्मी हो, चाहे हम फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो हमारा सूरज का ही एक पार्ट है, सूरज की एनर्जी का ही। चूँकि कालांतर में वही सूरज से फोटोसिंथेसिस से वो कोयला बन गया, जो भी जीवाश्म थे वो सारे सूरज से एनर्जी लिए, और वही एनर्जी को फिर बाद में हम खान से खोद के लाते हैं और यूज करते हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, जो भी चीज़ें हो। तो मोटे तौर पे अगर कहें तो जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे ये बिजली हो या कुछ भी हो, इनडायरेक्ट वे में उसमें सूरज इन्वॉल्व है, सन इन्वॉल्व है। तो चलिए आगे हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है शोर, इसमें करेंगे शोर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा शोर विकिरण, या जिसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन या शोर विकिरण। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में कि ये जो सोलर रेडिएशन आता है तो ये हमारे हीट बैलेंस कैसे करता है, तो इसको कहेंगे हीट बजट। हीट बजट। उसके बाद देखेंगे कि ये जो हीट है और सोलर ऊष्मा संतुलन है, तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है उसका क्या महत्व है, तापमान किसको कहते हैं, तो टेम्परेचर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। उसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पे सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, उसकी किस तरह से उसकी रिकॉग्नाइजेशन है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, सोलर रेडिएशन के बारे में, तापमान के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग सोलर रेडिएशन।
सोलर रेडिएशन के बारे में। तो चलिए अब हम यहां पे आते हैं, तो पढ़ते हैं सोलर रेडिएशन। या इसको कहते हैं हिंदी में सौर विकिरण। अब होता क्या है कि जो भी एनर्जी हमारे पृथ्वी पे आती है वो सूर्य से आती है, जैसा कि मैंने बताया। तो अब ये सूर्य से जो आती है वो सीधा सीधा पृथ्वी पे आती है, लेकिन उसको वो क्या होता है, वो डायरेक्ट रूप में पृथ्वी से अवशोषित होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है, अर्थ। या इसको हम अर्थ, ठीक है। तो जो भी हमारा सूरज का होगा इस तरह से रेडिएशन यहाँ आएगा। अब होता क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो नॉर्मल सिचुएशन में है कि हमारा पृथ्वी का अक्ष जो है वो इस तरह से झुका हुआ है। इस तरह से झुका हुआ है। और अगर आप इस तरह से देखें इसको सोलर रेडिएशन को, तो इस तरह से पड़ेगा। यहां एकदम ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। आप इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। इसके बाद जो दूसरा है यहीं पे वो है आपका मकर रेखा, 23.5 डिग्री। अब ऐसी स्थिति में जो सनलाइट है, आप देखिए यहां, तो इसको अगर ऐसे करेंगे तो इसमें जितना एंगल बनेगा, आप जैसे सनलाइट यहां पर आ, यहां पर आ, यहां पर आ, तो इस पे आप इस तरह से पृथ्वी के इसको लेकर के एंगल देखें। अब यहां पे देख लेंगे, यहां पे अगर खड़ा करेंगे तो यहां का एंगल अलग है, यहां पे अलग है। तो जिस तरह से एंगल बनता है, इसको फिगर में हम आपको दिखाएंगे, उस हिसाब से यहाँ सोलर रेडिएशन पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आप जब इस तरह का अर्थ हमारा सोलर का रेडिएशन पड़ता है तो इस एरिया पे सीधा पड़ता है सन का लाइट, इक्वेटर पे, या जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन पे आपका सीधा पड़ता है। जब ट्रॉपिकल रीजन पे सीधा पड़ता है तो क्या होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है। उसी तरह से अपेक्षाकृत देखेंगे तो जब इधर देखेंगे तो इधर आपको एंगल इसका कम होता है। इसका एंगल अगर यहां से हम नापे तो बहुत ही कम, छोटा एंगल है। और यहां पे देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, मतलब ज्यादा होगा, वहां सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा। जहां एंगल कम होगा तो वहां सोलर रेडिएशन कम मिलेगा। यही वजह है कि ध्रुवों पे हमेशा ठंड पड़ता रहता है। अब है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग सौर विकिरण में पढ़ेंगे। तो अब ये जो सौर विकिरण है, अब क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा सन है, सन। अब होता क्या है कि अर्थ को जो हम देखते हैं तो अर्थ कैसा है, मतलब पूरी तरह से तो गोल नहीं है, आप इस तरह से मान सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ध्रुवों पे, इक्वेटर पे ये थोड़ा सा बल्ज टाइप का है, जिसको जियोइड कहा जाता है। अब इक्वेटर है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन यहां से आता है तो ये सूक्ष्म तरंगें यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है, यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स। आप देखेंगे तो ये आपको शॉर्ट वेव,
यानी शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पे आता है। तो जैसे आप यहां देखिए, तो अब इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं सागर है, तो क्या होता है सोलर रेडिएशन जो पड़ता है तो सब जगह ऑब्जर्व करने की अलग अलग क्षमताएं होती है। तो अब यहाँ पे आप सपोज कर लें ये इक्वेटर है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या है, ये एक आप देखेंगे तो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो अब ये सोलर रेडिएशन अगर यहाँ आया तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, उसी तरह से देखेंगे कि यहाँ आया तो ये अवशोषित कर गया, अवशोषित कर गया, अवशोषित। अब ये पृथ्वी पर जितने भी रेडिएशन अवशोषित करेंगे तो ये सारा क्या था, शॉर्ट वेव्स था। तो यहाँ पे आपको जो पृथ्वी के ऊपर होंगे वो गर्मी आपको इस शॉर्ट वेव से नहीं होता है। शॉर्ट वेव क्या होता है, ये पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब फिर क्या होता है, कालांतर में पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी उस वेव को फिर से छोड़ती है। तो यहां से वो करता है लॉन्ग वेव्स में, इस तरह से पृथ्वी आपको छोड़ती है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग वेव्स के रूप में। तो ये आपको लॉन्ग वेव्स के रूप में छोड़ता है। तो जब लॉन्ग वेव्स के रूप में छोड़ता है तब आपको गर्मी महसूस होती है, चूंकि पृथ्वी, तो इसीलिए जब हम ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, जब ट्रोपोस्फीयर बताया तो नीचे से क्या होता है, गर्मी जाती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमको ठंडी लगने लगेगा। तो ये नॉर्मल होता है। अब इसी के हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो आता है और ये जाता है, दो तरह से सिचुएशन होता है सोलर रेडिएशन में, कि जो सोलर रेडिएशन हमारे पास आया और जो सोलर रेडिएशन जाएगा तो दोनों को बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप देखते हैं कि कोई चीज, पैसे की एग्जाम्पल ले लें, तो वही आपका जो बजट है, अभी सोलर बजट इसके बाद हम लोग देखेंगे और सोलर रेडिएशन का भी आपको फिगर्स दिखाएंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सोलर रेडिएशन के बाद जब हम लोग सोलर हीट बैलेंस करते हैं, सोलर बजट की बात करते हैं, तो वो आखिर है क्या। तो जैसे कि आपकी कमाई 500 रुपये है और आपका खर्चा कितना है, 200 रुपये है, तो आपका क्या हो गया, 300 रुपये आपका बचा। अगर आपकी कमाई 500 है और आपका खर्चा 700 है तो आपका 200 तो निगेटिव में चला गया, इसका मतलब आपके पास नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से है, जो हमारा सूरज का शॉर्ट वेव आता है वो जितना आता है उतना चला जाना चाहिए, तब बैलेंस रहेगा पृथ्वी का। अगर उससे ज्यादा चला गया तब पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और अगर उससे ज्यादा रह गया तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी। इसीलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये सोलर रेडिएशन था। तो इसमें अभी बहुत सारा चीज, चूंकि ये लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स, ये सारा चीज आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि अब समय की कमी है, अब 4 बजने वाला है, तो दूसरे फैकल्टीज आएंगे।